नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम वकालत 24 में आपका स्वागत है। कोर्ट कचहरी से जुड़ी खबरें बताते रहता हूं, उन कानूनों के बारे में भी जो कानून आपसे जुड़े हुए हैं। 1 तारीख से 1 जुलाई से देश की न्यायिक व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 3 जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो लागू होने जा रहे हैं। तो कोई भी कानून जब आता है, बनता है या बदलता है, तो उसका क्या असर होता है आम आदमी पर, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कि वकीलों के लिए कानून का मतलब एक ही होता है, जजों के लिए मतलब एक ही होता है। कानून देख के बोलते हैं और माई लॉर्ड से सुनते हैं, अपने फिर फैसला सुनाते हैं। कानून के बारे में एक और दिक्कत है कि देश के जितने कानून हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, कानून इस तरह से लिखे गए हैं कि वकील समझते हैं, जजों को समझाते हैं। जो पैसा देकर वकील रखता है उसे खुद समझ में नहीं आता। तो मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि जो कानून आ रहे हैं वो क्या है, पिछले कानूनों से कितने अलग हैं। अगर आईपीसी भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा, तो क्या बदलाव होगा। जैसे बदलाव का दौर जारी है तो शहरों के नाम बदल गए। गुड़गांव में भी पानी लगता था, गुरुग्राम में भी लगता है। तो क्या ये बदलाव महज उतना ही है या इसका आपके और हमारे जीवन पर असर पड़ेगा? क्या आपको अभी भी उतना ही इंतजार करना पड़ेगा न्याय पाने के लिए? अदालतों में उतनी ही भीड़ होगी? न्याय उतना ही असुलभ होगा? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए मुझे खुद भी समझना है, आपको भी समझाना है, और इसके लिए मैंने निमंत्रित किया है अश्विनी दुबे जी को। अश्विनी दुबे जी सुप्रीम कोर्ट में AOR है, एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड हैं। और मैंने इनको क्यों बुलाया उसकी वजह है, और नया कानून जो आ रहा है उस पर इनका अपना अध्ययन है, और हाल के दिनों में इस कानून पर सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है। और काम टीवी के डिबेट्स में तो बैठते ही हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज। इस किताब को मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, और जो पढ़ के समझ में मुझे बातें आई वो ये कि एक तो हम लोगों के लिए आसान हो गया है कि अगर रेप के कानून है या मर्डर का जो कानून है उसका प्लेसमेंट बदल गया है, तो बदल गया है तो वो तो हम याद कर लेंगे, इसलिए कि रिपोर्टिंग बदलना होता है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। मैंने इतना जो भूमिका बनाया हुआ है, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। कानून बदला जा रहा है। कहा जाता था कि भारतीय न्याय संहिता जो इंडियन पिनल कोड है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, 1860 का है। वो अंग्रेज़ों ने बना दिया, आप भी इसे कॉलोनियल लॉ कहते हैं। तो ये जो बदलाव हुआ, इससे स्ट्रेट अवे सवाल है कि आम आदमी पर, हमारे जो दर्शक हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, दंड से न्याय की तरफ भारतीय दर्शन और भारतीय पुरातन न्याय व्यवस्था जो रही, जहाँ पर न्याय का शासन था, कानून का शासन नहीं था, तो उस न्याय के शासन को पुनः आज़ाद भारत में दंड से न्याय की ओर ले जाने का मैं समझता हूँ कि एक प्रयास है। और वो प्रयास इसलिए भी है क्योंकि 1860 का जो कानून था, उस कानून को कोडिफाई इसलिए किया गया था ताकि भारत के ऊपर गोरे जो है रूल कर सकें, हमारे फ्रीडम फाइटर की जो वॉइसेस हैं उनको सप्रेस कर सकें, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे जो नरसंहार हैं उनको लेजिटिमेसी दे सके। आज तक हमें नहीं कहीं मिला होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार में जो दोषी गोली चलाने वाले हैं उनको इस इंडियन पिनल कोड के तहत कहीं सज़ा मिले, क्योंकि गोरे थे जज, भारत के लोगों को नहीं पता था। फिर उसके बाद हम शनह शनह जब आगे बढ़ते हैं, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पर हमारे ऊपर उन्होंने 1947 तक राज किया। अब जैसा आप जानते हैं 2 साल 11 महीने 89 दिन की लगातार डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे 289 मेंबर्स, सब में चाहे जो सेठ कमलापति त्रिपाठी हो, सेठ गोविंद दास हो, चाहे CV राय हो, चाहे या इंगर जी हो, तमाम जितने भी लोग थे, सब लोगों ने एक वहाँ भी बात कही कि भाई अब देश चूँकि आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, हम संवैधानिक व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, हम कानून के शासन की बात कर रहे हैं, न्याय के शासन की बात कर रहे हैं, तो हमारा अपना लॉ भी हो। क्यों? क्योंकि 1860 से 1947 तक बहुत समय बीत चुका था और 1947 से 2024 तक बहुत समय बीत गया।
तो ज़रूरत इस बात की थी कि भारत का अपना एक कानून हो। अपराध देखिए, मर्डर मर्डर ही रहेगा, लेकिन डीप फेक अगर आ गया तो उसको डील करने के लिए कानून चाहिए। हिट एंड रन केस में मर्डर मृत्यु होती है, लेकिन जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस को डिफाइन करने के लिए कानून चाहिए। मानव, खासतौर से महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी जब निर्भया केस में आई, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उन रिकमेंडेशंस के बाद किस तरीके की व्यवस्था हो ताकि मैलिशियस और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन और जो वास्तव में विक्टिम सेंट्रिक लॉ है उसके बीच में जो है डिफरेंस किया जा सके। क्योंकि 1860 में उस समय की व्यवस्थाएं थी, मोटर नहीं चलते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, साइकिल से लोग चलते, साइकिल भी बहुत कम होते थे। आज तमाम हम जब सड़कों में व्यवस्था देख रहे हैं तो गाड़ियों को रेगुलराइज करने के लिए काम लॉ चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रयास है जिस प्रयास से आम जनमानस को समयबद्ध मैनर में, समयबद्ध मैनर, मैंने शब्द बड़े आदर के साथ कहना चाहूँगा, आदरणीय प्रभाकर जी स्वयं आप एक विद्वान अधिवक्ता भी हैं, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ, समयबद्ध मैनर, क्योंकि आपने कितनी डिबेट की कि करोड़ों मैटर्स पेंडिंग है देश भर में। इसलिए पेंडिंग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए पेंडिंग अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, इसलिए पेंडिंग है कि हमारे पास जो पैरालीगल सर्विसेज हैं वो नहीं है सफिशिएंट। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी के साथ, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के साथ, समयबद्ध मैनर में 45 दिन के अंदर जजमेंट, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट देना है, वो सब, ये सब व्यवस्थाएं मैं समझता हूँ ये किए यहीं पर रुकते हैं। जैसे आपने बात कही कि समयबद्ध ट्रायल पूरा होना और समयबद्ध फैसला आ जाना। जिस देश में अभी भी फैसला रिजर्व करके और खासकर बेल जैसे मैटर्स पर फैसला महीनों रिजर्व करके रखा जाता है, तो उस देश में अभी जो ये कानून आ रहा है, इससे क्या वो कमियों को दूर करने का उपाय हुआ है? इसमें निश्चित करना चाहिए। रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और उस रिफॉर्म में अगर पॉलिटिकल मास्टर्स के कहने पर या पॉलिटिकल मास्टर्स के जो है किसी भी प्रकार के जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसको जो है लगा करके अगर समय तक उसमें डिसीजन नहीं होता है, बेल जैसे मैटर्स में जिसको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, तो इस पर भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस जो हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो समय पर इंटरप्रिटेशन व्याख्या करते हैं। तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस कानून में, नए वाले कानून में, इस तरह कोई व्यवस्था की गई? नहीं, इस देखिए, उसमें जजमेंट की बात, समयबद्ध मैनर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जितने पैरालीगल सर्विसेज हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स टाइम बाउंड मैंने की बात हुई, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। तो इस ट्रांसपेरेंट जुडिशियल व्यवस्था में जहाँ बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, अगर हम यूएपीए और पीएमएलए जैसे कुछ केसेस को छोड़ दें, तो वहाँ तो कोई ऐसा परिवर्तन हुआ नहीं है। अच्छा, जब ये बात, ये लीगल प्रिंसिपल की बात होती है कि जेल, ये हम थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, एंड ये जब जिसने भी कहा होगा उस समय उसके दिमाग में नहीं आता है पीएमएलए एक्ट? नहीं, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उस समय पीएमएलए नहीं था, यूएपीए नहीं था, और उस समय चूंकि इतनी एडवांस तरीके से क्राइम करने का, उस समय टेररिज्म को भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं था। उस समय हमारे देश में साइबर लॉज भी नहीं थे, हमारे देश में जो मल्टीनेशनल जितने भी हमारे ऐप्स हैं, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, विदेश में बैठ करके देश के अंदर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं था, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ नहीं थी। तो नॉर्मल ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस होते थे, तो उनको देखते हुए, लेकिन कुछ चीज़ें हीनियस क्राइम में तो अब भी वही व्यवस्था और तब भी व्यवस्था। तो जो स्पेशल स्टैट्यूट्स थे वो ऐसे नहीं थे, वो सब यही कवर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी देखिए बाद में आया, और पीएमएलए भी बाद में आया, भले ही उसकी फॉर्मेशन बहुत पहले हो गई हो, यूएपीए भी बाद में आया। यही सब ऐसे 3-4 जो ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल रूल नहीं है, बाकी जगह पे तो आप देखिए कितनी जल्दी बेल। अच्छा, अब जो ये बार बार कहा जाता है कि ये कॉलोनियल लॉज हैं, आपने भी लिखा, इसमें जो बदलाव आया है, देशी कानून की बात जो हम कर रहे हैं अब, ये देशी कानून उस औपनिवेशिक कानून से कितना अलग है? देखिए, क्या अलग हुआ है? मानव संबंधित अपराधों को प्राथमिकता दी गई, महिलाओं बच्चों के संबंध में जो क्लियर डिफिनीशन और क्लियर प्रिंसिपल्स या क्लियर नई जो बातें थी उसको प्राथमिकता दी गई। कैसे? 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अगर किसी प्रकार का या बच्चे के साथ होता है तो उसमें अलग, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ या पहले ही पत्नी हो उसके साथ किसी प्रकार का
जो ऑफेंस है, पेटी ऑफेंसेस में आपने कम्युनिटी सर्विस दी, जाइए यमुना में झाड़ू लगाइए, गंदगी है वहाँ पर, चाहिए आप मंदिर की सफाई करिए, जाइए आप मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाइए, कुछ चर्च के बाहर झाड़ू लगाइए, या आप जाइए आप 5 इतने पेड़ लगाइए। तो जो पेटी ऑफेंसेस, 5,000 की चोरी, 2,000 की चोरी, या कि चलते चलते साइकिल से चोट लगी या मोटरसाइकिल से गिरे, थोड़ी बहुत चोट लगी, पेटी ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस आ गया। पहले क्या होता था, एक आदमी एक मर्डर करे या 2 मर्डर करे, उस मर्डर में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अगर बहुत हीनियस है तो फांसी, यही है कैपिटल पनिशमेंट। अब क्या है कि अगर आप सब्सिक्वेंट क्राइम वही करते हैं तो उसमें फिर आपको माने जो रेमिशन की बात कहते हैं या कहते हैं कि 14 साल के बाद फोर्ट जो सजा माफी की बात, सजा माफी, वो सब नहीं है। फिर आपको ऑफेंसेस जो हैं वो माने आपको वहाँ पर कोई बेनिफिट या कंसेशन नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें तो हैं। और फिर मैं फिर आदर के साथ कहना चाहूँगा, समय पर रिफॉर्म्स करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जजमेंट पास हुई, मगर कहीं पुलिस एक्ट 1861 का ही चलता रहा, पुलिस वही अंग्रेजों वाली ही चलती रही, और पॉलिटिकल मास्टर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल करते, लॉ का अब्यूज और मिसयूज करते रहे। भाई लॉ ऑफ रूलर नहीं है, रूल ऑफ लॉ। अब एक बात बताइए, इस नए कानून के आने के बाद क्या हमें समय पर न्याय मिलेगा लोगों को? निश्चित आशान्वित भी हैं, और हम सब चूंकि उसी सिस्टम, हम आप सब उसी सिस्टम के पार्ट हैं, और इसीलिए समयबद्ध मैनर में न्याय क्या क्या हो रहा है? देखिए, अब सब कुछ सारे ऑफेंसेस को, मानव संबंधित जितने भी अपराध हैं आज के हिसाब से, वो सारे इसमें कवर्ड है। टेररिज्म कवर्ड है, क्रॉस बॉर्डर से जो फंडिंग हो रही है या होती है, अगर ऐसा मिलता है जो देश में देश की अखंडता और एकता और संप्रभुता के खिलाफ जो है जो बात होती है, राष्ट्रद्रोह को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रद्रोह आ गया कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल डिस्टर्बेंस करेंगे या यहाँ पर इंटरनल लोग जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर के कुछ ऐसा काम करेंगे, तो उसको कर दिया गया है। और आतंकवाद की परिभाषा आ गई है, करप्शन की परिभाषा आ गई है, व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस के बारे में कहा गया, बच्चों महिलाओं के संबंध में अपराधों के बारे में कहा गया, और जो टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, या और भी जैसे जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सपोज कहीं से आनी, उन सब की बात है। एक राज्य में अगर नहीं है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, दूसरे राज्य से रिपोर्ट आएगी, नहीं आती है तो वहां अकाउंटेबिलिटी है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड में कंप्लीट करना है, तो और नहीं करने पर फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। अच्छा, ये जो भाग जाते हैं पैसा लेकर के देश छोड़ करके, उनके लिए भी कुछ? तो उनके लिए तो ऑलरेडी देखिए हमारे पास तो एक इतना फाइनेस्ट लॉ है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें अब चल रहा है। और अगर वो मनी दूसरे और ऑफेंसेस में इन्वॉल्व, तो वहाँ भी है, उन सबको तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया ही है, लुकआउट सर्कुलर, उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। निश्चित तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यही तो इस कानून में सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर भाग गया, अगर, और दूसरे अलावा उसके अलावा जैसे अभी कुछ बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कनाडा की एम्बेसी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, भारतीय एम्बेसी में, हम देखें तो हमारे देश में हम सबको पीड़ा होती है। तो ऐसे लोगों को, चूंकि वो वहां एक्ट हो रहा है और वो यहां से रिलेटेड थे, तो ऑफेंस नहीं चल सकता था। यहीं के लोग जो वहां जाके सेटल हो गए, या उनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे कन्फेसरेट करना है, वो सब के बारे में इसमें वर्णन। प्लस एक और सबसे बड़ी चीज क्या है, पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो अपराधी अगर नहीं आ रहा तो 82, 83 कर दिया, सबसे ज्यादा भगोड़ा घोषित कर दिया, तो जजमेंट नहीं दे सकते थे जब तक वो है नहीं, तो जब तक वो है नहीं। तो यहाँ जजमेंट भी उसके खिलाफ हो जाएगी, एक्सपर्टी जजमेंट भी हो जाएगी। और प्लस उसके बाद अगर वो प्रूफ करने में सफल हो जाता है कि नहीं वो किसी कारण की वजह से नहीं था या वो भाग नहीं रहा था उसके, तो अपीलेट कोर्ट्स तो हमारी वो संरचना तो अभी ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तो अब ये बातें हो रही हैं, तो मुझे पता नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या अभी भी इस कानून के आने के बाद भी पुलिस अभिरक्षा में किसी अपराधी आरोपी की हत्या हो जाएगी तो उसी तरह से होगा जैसे पहले होता था? नहीं, देखिए हत्या के लिए तो फिर मैजिस्ट्रियल जांच है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो तो पहले भी होता था, इसमें कुछ नहीं तो जांच तो होगी। अगर हत्या होती है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। देखिए पुलिस के ऊपर मुकदमा चलता है, जितनी भी पुलिस कस्टडी में मौत होती हैं उसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और अगर विक्टिम की तरफ से कोई चैलेंज करता है, बहुत सारे मैटर्स, तो सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर्स, हमने खुद भी बहुत मैटर्स किए, तो वो सब में वो चलता है। पुलिस अभिरक्षा में अगर मृत्यु होती है, फर्स्ट हैंड पर अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन हाँ ये है कि शूट आउट एंड लोखंड वाला जैसे पाँव में गोली मारने का जो सिस्टम है चलते चलते अपराध पर अंकुश करने का, तो आपको लेजिटिमेसी फिक्स भी करनी पड़ेगी कि भैया क्या गोली मारना जरूरी था या न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू उसको जस्टिस करते हैं, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। तो पुलिस का भी शासन नहीं हो, ये भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है, और मैं समझता हूँ कि ये भी डील करने के लिए इस कानून में है प्रावधान। अच्छा, एक और बताइए, ये तो पुलिस की बात हो गई, ये मैंने शुरू में ही बात करी थी, जो कि मैं कोर्ट पे जाता हूँ, अपराध कवर करता हूँ, कोर्ट में ज़्यादा जाता हूँ,
कई बार अदालतें भी मामलों को डिले करती हैं, कई बार वकील भी मामलों को डिले करते हैं, उसको डील करने की कुछ व्यवस्था है? उसमें इसीलिए उसके लिए ऑनरेबल जजेस के लिए भी है कि समयबद्ध मैनर में न्याय देना है, लेकिन न्याय नहीं देते तो क्या, इसका अभाव है, एंड दैट इज बैडली नीडेड। दैट इज रिक्वायर्ड, यस। एंड आई थिंक दैट द लॉ मेकर्स को इस बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बात और प्रभाकर भैया मैं इसमें कहना चाहूँगा, बहुत विद्वान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप और बहुत ही टू द पॉइंट क्रक्स पर लीगल जर्नलिस्ट हैं आप देश के इतने बड़े। यहाँ पर एक व्यवस्था यह भी देखना पड़ेगा, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे क्राइम करने का तरीका बदल रहा है, जैसे कोई जामतारा में बैठा है आपके अकाउंट से पैसा ले, ऐसे चैलेंजेस को डील करने के लिए इमीडिएटली बिना डिमांड के कानून चलते रहना चाहिए। अगर 1860 का कानून 2023 तक चल सकता है, 2024 तक चल सकता है, 2024 का कानून ये इंश्योर करना चाहिए 2034 तक चले, ताकि इमीडिएट और अमेंडमेंट्स के साथ चले, जैसे ही ज़रूरत हो तुरंत चेंजेस हो, ताकि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और पनिशमेंट या अगर दोषी को सजा और निर्दोष को न्याय समय में मिले। अब जैसे कल एक मैं खबर पढ़ रहा था, एक्स पर किसी ने शेयर किया था, हमारे एक लॉयर फ्रेंड ने, मुर्गा चोरी के आरोप में SC/ST एक्ट का भी मुकदमा साथ में लगाया और 30 साल बाद बेगुनाह साबित हुए। और कब बेगुनाह साबित हुए? जब वो जो कंप्लेनेंट है उसने प्रोसिक्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। ये ड्रैकोनियन लॉ जो है, ऐसी जगहों पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स ये कानून से रुकेगा? इस कानून से आपने उसकी फिक्स कर दी अकाउंटेबिलिटी। किसकी फिक्स कर दी अकाउंटेबिलिटी? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। क्योंकि जब रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का आदमी अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए कर रहा है, और अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसके ऊपर भी इक्वल पेनल्टी और पनिशमेंट हो, ये भी इसमें लाने की जरूरत है। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन ये साबित हो जाए कि गलत एक्शन उसने लिया, गलत तरीके से कार्रवाई की, तो उसको भी इक्वल पनिशमेंट मिले, ये भी इसमें इनकलकेट। अच्छा, एक बात और बताइए, ये कानून में बदलाव तो होता रहता है, कानून की किताब में बदलाव जरूरत थी, पूरे का पूरा किताब बदल देना जरूरी था, या कानून के किताब में चैप्टर वाइज या कुछ प्रोविजन वाइज बदलाव से भी काम चल सकता था? नहीं, 77 बार तो क्रिमिनल लॉ को चेंज किया गया प्रभाकर भाई। अच्छा, तो इतना बदलाव हो चुका था? 77 बार में अमेंडमेंट जो है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड वन नेशन वन पेनल कोड का के आधार पर कानून। अब रणवीर पेनल कोड था, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, रणवीर पेनल कोड था इस देश में जो जम्मू कश्मीर में लगता था। रणवीर पेनल कोड को स्क्रैप करने के बाद इंडियन पिनल कोड आया। अब लेकिन वो इंडियन पिनल कोड 1860 का, कैसे मैं कहता हूं कि अब देखिए, जैसे 511 सेक्शंस जो ओल्ड आईपीसी में थे, उसमें से बहुत सारे सेक्शंस की रेलेवेंस ही नहीं थी। 358 सेक्शंस ही रेलेवेंट हैं। तो आप सिर्फ परिवर्तन करके रिपील करते जाते हो, तो पैराग्राफ पढ़ते 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 आपको समझ में अच्छा, वो बहुत गैर जरूरी चीजें थी। ओमिटेड तो आप खुद का दिमाग आपका घुल जाएगा। मतलब बिंग कोर्ट रिपोर्ट हम लोग के लिए दिक्कत है, ओमिटेड पढ़ कर। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरत है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कैसे। एक और छोटी सी बात, हम जेंडर न्यूट्रल लॉ के समर्थक में हूँ, मैं जेंडर सेंट्रिक लॉ का समर्थक नहीं, और आप भी जेंडर न्यूट्रल लॉ के समर्थक। किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए। हम लोग कई बार बहुत, आप हम सब देखते हैं, बहुत पीड़ा होती है कि एक व्यक्ति आया अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए, किसी स्पेशल एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया, किसी और ऑफेंस में फंसा दिया, बाद में पता चलता है वो झूठा, तो उसका प्रमोशन भी रुक गया, उसको जेल भी हो गई, और बाद में पता चल नहीं वो तो निर्दोष था। कितने समय बाद मिला? 10 साल बाद। तब तक ना तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, वो अदालतों की व्यवस्था में जूझता रहा। तो वहाँ जो कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट के खिलाफ भी तो एक्शन हो। ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम कह सकेंगे। आपने कहा जेंडर न्यूट्रल, मैं तो कहता हूँ कि कानून तो कास्ट न्यूट्रल भी होना चाहिए। निश्चित तौर पर, निश्चित मॉडर्न सोसाइटी में कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए। और फिर बड़े आदर के साथ जो ये रिजर्वेशन जो चल रहा है, कभी कुछ, उसको भी करके आपको टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये इस बात पे मुझे पता है, ये बात अश्विनी दुबे कह रहे हैं और सामने प्रभाकर मिश्रा बैठे हुए हैं, ये विवाद हो सकता है, इसलिए कि फिर लोग कहेंगे कि दो मनुवादी आपस में रिजर्वेशन के खिलाफ चर्चा कर रहे हैं। हमारा काम है चर्चा करना, आपका काम है आलोचना करना, करते रहिएगा।
बस एक बात ये कि ये जो ट्रांजिशन ये जब 1 तारीख से लागू होगा, ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है कि ये जो बदलाव हो रहा है इसमें इसको एडजस्ट करने में कितनी दिक्कतें आने वाली हैं, वकीलों को, जजों को, पुलिस को, आम आदमी को? दिक्कतें आएंगी। आम आदमी को दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि आप जैसे पहले भी दिक्कत में थे, आज भी दिक्कत में रहेंगे। काबिल रिपोर्टर हैं जो उनकी आवाज़ बन रहे हैं, और हमारे जैसे छोटे मोटे जो उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं और बहुत बड़े बड़े वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, तो वो तो पढ़ना है। और प्लस दूसरा, कोर्ट्स कॉशियस इनफ हैं हमारे देश की कि अगर कुछ पुराने कानून में है और नए कानून के हिसाब से लिखना है तो ओल्ड और न्यू का जो सिस्टम है वो हो जाएगा। थोड़े चैलेंजेस आएंगे बट ये पॉजिटिव चैलेंजेस हैं, और धीरे धीरे आदमी इसमें आ जाए। क्योंकि आप देखिए ना, अचानक से हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था, पहले कौटिल्य के न्याय की बात करिए, राजा राम के न्याय की बात करिए, भरत के न्याय की बात करिए, लिखवी गणराज्य की बात करिए, विक्रमादित्य के टीले पर जो न्याय होता था, आपने विक्रमादित्य के न्याय की बात करिए, पृथ्वीराज चौहान के न्याय शास्त्र की बात करिए, जहांगीर के न्याय की बात घंटा वाला, और उसके बाद इधर भी बात कर लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के न्याय की बात। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो हमेशा से मतलब बहुत प्रोटेक्टिव, रिहेबिलिटेट करते थे, भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी, स्वराज की बात कहते थे। अंग्रेज कोई या लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड से लेकर नहीं आया था, रानी विक्टोरिया ने नहीं लिखा। ये भारत की ही जो व्यवस्था थी, भारत का ही जो दर्शन था, पहले सदियों से चलता आ रहा था, उसको उसने कोडिफाई कर दिया और अपने हिसाब से उसने बना दिया। लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन इतने दिन से एक हम न्यायिक समाज में रह रहे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो बदलाव इसका भी सुने, मुखालफत भी हो रही है, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुखालफत तो होनी भी चाहिए, इसलिए कि हम एक ऐसी कंट्री में जहाँ संविधान सर्वोपरि है और हर किसी को अपना राइट है चैलेंज करने का। लेकिन ये एक पॉजिटिव चेंज है, और इस पॉजिटिव चेंज में जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को डील करने के लिए तो पिटीशंस फाइल होनी चाहिए। और जब उस पर कई बार बहस होती है तो अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो इसलिए तो पॉजिटिव नोट तो मिलना चाहिए। प्रत्येक बदलाव बुरा हो ये जरूरी नहीं, तो बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। हम बदलते हैं, बंदर से आदमी बन गए और आदमी से सुपरमैन बनते जा रहे हैं, तो इस बदलाव का भी स्वागत किया जाना चाहिए जो कमियां हैं। और अश्विनी जी जो बता रहे हैं कि आम आदमी की सेहत पर असर पड़ेगा, न्याय समय से मिल पाएगा, पीढ़ियों को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अगर ऐसी कुछ बदलाव, ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और उम्मीद किया जाना चाहिए कि ऐसा होगा। तो उम्मीद है हमारी ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भी बताइएगा, नहीं पसंद आई हो तो मन में रख लीजिएगा और टिप्पणी करके बताइएगा। क्योंकि मेरा काम मुझे पता है कि मुश्किल होने वाला है। पहले हम लोग लाइव में खड़ा होकर के सेक्शंस यूँ बोलते जाते थे, इसलिए कि 20 साल से ही काम करें तो याद सेक्शंस याद हो गए थे। अब नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही। थैंक यू।